हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नोहा, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज, और वो भी एकदम फ्री एट learnoha.com। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके हैं 4 पार्ट, और इसमें आपको जो ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं उसमें आपको सुटेबल वर्ड्स फिल करने हैं, जितनी भी आपको चैप्टर से इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ डैश डैश एंड डैश। तो आपसे ये बोला जा रहा है जो लिक्विड्स खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं वो किसके सॉल्यूशंस होते हैं। तो अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आपको एक बात ध्यान में होगी कि जो भी लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं, इसका मतलब है कि उन सॉल्यूशन में क्या है, आयंस है। और आयंस होने का क्या मतलब है, या तो उस लिक्विड में क्या होगा, एसिड होगा, या फिर बेस होगा, या फिर सॉल्ट्स होंगे। तो इसके आंसर में भी आप क्या फिल कर देंगे, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, या फिर बेस, या फिर सॉल्ट्स। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट यानी कि पार्ट बी, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉजेज डैश इफेक्ट्स। तो अगर किसी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाए तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, तो उन इफेक्ट्स को क्या बोला जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है ना, तो आप लोगों को मालूम है कि इस केस में आप क्या आंसर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा केमिकल इफेक्ट्स, यानी कि आपका पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है वो क्या बन गया, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल इफेक्ट्स। पार्ट सी देखते हैं, इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द डैश टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि आपके पास में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, यानी कि इसको यहाँ पर बना के देखते हैं थोड़ा सा। देखिए ये रहा यहाँ पर कॉपर सल्फेट का आपके पास में सॉल्यूशन, इसमें से क्या की जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है। मान लिया कुछ इस तरीके से हम लोग ये नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल बना लेते हैं। ठीक है, वैसे तो हमको इलेक्ट्रोड्स के बारे में भी मालूम है, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको ऐसे ही, क्योंकि स्टेटमेंट में हमको फिल करना है तो ऐसे ही मान के चल लेते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या की जाए, इसके थ्रू पास की जाए या फिर इसमें से पास की जाए, तो ये जो कॉपर सल्फेट है वो आयंस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉपर के साथ में पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव आयंस है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आयंस है। तो जो ये पॉजिटिव आयंस है ये कौन से टर्मिनल की तरफ को जाएंगे बैटरी के, तो ये जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ को। ठीक है, तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ये है, तो इस साइड को ये क्या होते जाएंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे इस वाले साइड को। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा उसकी तरफ को पॉजिटिव आयंस क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको पता है कि जो डिफरेंट आयंस होते हैं, यानी कि अगर एक आयन पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर क्या फिल कर सकते हैं, यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कौन से आयंस, कॉपर आयंस। ठीक है, पार्ट डी देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड डैश। तो ये तो आप चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि अगर कोई मेटल है और उसके ऊपर किसी अदर मेटल की क्या की जाए, कोटिंग की जाए, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसको भी आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, आंसर लिख लीजिए। ठीक है, और अब हम सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, when the free ends of a tester are dipped into a solution the magnetic needle shows deflection, can you explain the reason। तो सबसे पहले तो हम इस सिचुएशन को समझ लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन में बोला क्या गया है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में एक सोल्यूशन है, अभी हमको नहीं पता है कि सोल्यूशन कैसा है, कंडक्टिंग है या फिर नॉन कंडक्टिंग है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। हमको ये बोला गया है कि एक टेस्टर है जिसके जो फ्री एंड्स हैं, अगर हम उनको इस सॉल्यूशन में इस तरीके से डिप कर देते हैं। ठीक है, और ये रही यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से बैटरी लगा रखी है, और साथ ही साथ यहाँ पर रही कोई मैग्नेटिक निडल जो कि डिफ्लेक्शन शो करती है। ठीक है,
अब हमसे ये बोला गया है जैसे ही इस टेस्टर के जो फ्री एंड्स है उनको सॉल्यूशन में डिप किया जा रहा है तो ये जो मैग्नेटिक निडल है ये डिफ्लेक्शन शो कर रही है। अब हमको पता है कि मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन कब शो करेगी, जब इस वायर में क्या फ्लो हो रही होगी, करंट फ्लो हो रही होगी, है ना। अब इस वायर में करंट फ्लो होगी किस तरीके से और क्यों होगी, तो करंट तभी फ्लो होगी जब ये पूरा का पूरा सर्किट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए या फिर पूरा हो जाए, ठीक है। और ये सर्किट कंप्लीट किस वजह से हो रहा होगा, क्योंकि जो ये सोल्यूशन है वो कैसा सोल्यूशन होना चाहिए, अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल होगा या फिर कंडक्टिंग सोल्यूशन होगा तो इसी के थ्रू यहाँ पर जो सर्किट है वो कंप्लीट हो रहा होगा, करंट फ्लो हो रही होगी और ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन शो कर रही होगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो सोल्यूशन है वो कैसा सोल्यूशन है, ये है कंडक्टिंग सोल्यूशन, ठीक है। तो इसको आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया और आप अपने वर्ड्स में इसका आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम 3 लिक्विड्स which when tested in the manner shown in figure 14.9 may cause the magnetic needle to deflect। तो देखिए क्वेश्चन में हमको एक फिगर दिया गया है, फिगर 14.9, ये आपकी बुक्स में भी दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि इस तरीके से हमने एक सेटअप किया है, एक सर्किट बनाया है, यहाँ पर हम कौन सा लिक्विड डालें इस जगह पर कि जो ये मैग्नेटिक निडल है ये डिफ्लेक्शन शो करने लगे। अब इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने ये एक्सप्लेनेशन दी थी कि ये मैग्नेटिक निडल जो कि इस सर्किट के साथ में लगी हुई है वो कब डिफ्लेक्शन शो कर पाएगी, वो तभी डिफ्लेक्शन शो कर पाएगी जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा या फिर इन वायर में क्या फ्लो होने लगेगी, करंट फ्लो होने लगेगी। और वो कब पॉसिबल होगा, जब इसमें कुछ ऐसा लिक्विड हो जो कि क्या कर पाए, जो कि आयंस में टूट पाए या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाए या फिर कंडक्टिंग सोल्यूशन हो, है ना। तो इसके एग्जाम्पल में क्योंकि हमसे 3 लिक्विड्स पूछे गए हैं ऐसे, तो हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले आप लिख लीजिए लेमन जूस, दूसरा आप लोग लिख सकते हैं सॉल्ट वाटर, ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल आप इसका क्या लिख सकते हैं, आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। तो ये हो गए आपके पास में 3 लिक्विड्स जिसमें अगर आप जो प्रोसेस आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट करेंगे तो ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन शो करने लगेगी। सो चलिए अब सॉल्व करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन इन फिगर 14.10, लिस्ट द पॉसिबल रीजंस, एक्सप्लेन योर आंसर्स। तो देखिए आपको फिगर दिया गया है 14.10, आपको ये जो पूरा का पूरा सेटअप नज़र आ रहा है, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि ये जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है, वो जल नहीं रहा है। तो ऐसे क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये बल्ब नहीं ग्लो कर पा रहा है। तो आप क्या क्या रीजंस बता सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं, आप खुद से भी सोच सकते हैं, बहुत सारे रीजंस आप दे सकते हैं। तो कुछ बेसिक से रीजंस तो ये हो सकते हैं, सबसे पहली बात कि हो सकता है कि ये बल्ब खुद ही फ्यूज़ हो, है ना, इसी वजह से ये ना जल रहा हो सकता है कि पूरा का पूरा सेटअप बिल्कुल सही हो लेकिन बल्ब अगर फ्यूज़ है तो वो कैसे ग्लो करेगा, है ना। तो पहला रीज़न तो हमारा यही हो गया, द बल्ब मे बी फ्यूज्ड। सेकंड आप देखिए कि इस पूरे के पूरे सर्किट में जो वायर्स कनेक्ट हुए हैं अगर वो ढंग से प्रॉपरली नहीं कनेक्ट हुए होंगे या फिर लूजली कनेक्टेड होंगे तो इसका ये मतलब है तभी भी ये बल्ब क्या नहीं कर पाएगा, ग्लो नहीं कर पाएगा, है ना। तो आप इसके लिए एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि द वायर्स मे नॉट बी कनेक्टेड प्रॉपरली, ठीक है, कि जो इसमें वायर्स जुड़े हुए हैं वो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है। आप तीसरा एक और रीज़न ये भी दे सकते हैं कि जो यहाँ पर सॉल्यूशन हमने यूज़ किया है वो नॉन कंडक्टिंग हो, है ना। अगर नॉन कंडक्टिंग होगा तो इसका मतलब है ये सर्किट तो पूरा हो ही नहीं पाएगा क्योंकि करंट क्या नहीं हो पाएगी, फ्लो ही नहीं हो पाएगी। ये जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ही नहीं पाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा तो क्या ये बल्ब ग्लो होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए एक आप इसमें आंसर दे सकते हैं, द लिक्विड यूज्ड इन दिस प्रोसेस मे बी नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि जो बैटरी है इसमें ये हो सकता है कि खराब हो गई हो, खुद ही एग्जॉस्टेड हो या फिर वीक हो, इसीलिए भी ये बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कि आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स अगर आप लोग भी खुद से सोच पा रहे हैं तो वो भी आप लोग इसमें लिख सकते हैं। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है अ टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू 2 लिक्विड्स लेबल्ड ए एंड बी।
तो दो लिक्विड्स है ए एंड बी, एक टेस्टर की हेल्प से उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन को चेक किया जा रहा है, ठीक है। फिर देखिए, इट इज फाउंड दैट द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर लिक्विड ए। तो जो लिक्विड ए है उसको जब टेस्ट किया गया उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन को, तो ये पाया गया कि जो टेस्टर का बल्ब है वो तेज़ी के साथ में अच्छे से ग्लो कर रहा है। जबकि अगर बात करें जो लिक्विड बी है उसके लिए, तो जो बल्ब है वो बहुत ही डिम लाइट के साथ में ग्लो कर रहा है। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो इस पूरी की पूरी जो सिचुएशन दी गई है उसके थ्रू आप क्या आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है, लिक्विड ए इज अ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। हो सकता है कि लिक्विड ए जो है वो अच्छा कंडक्टर है किसके कंपैरिजन में, लिक्विड बी के कंपैरिजन में, और इसीलिए उसका जो बल्ब है वो तेज़ी के साथ में या फिर बिल्कुल ब्राइट शाइन के साथ में ग्लो कर रहा है, जबकि लिक्विड बी के थ्रू जो बल्ब है वो बहुत ही डिम लाइट के साथ में ग्लो कर रहा है। तो हो सकता है ये ऑप्शन करेक्ट हो, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, लिक्विड बी इज अ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड ए। तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा बिल्कुल भी कि जो लिक्विड बी है वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है एज कम्पेयर टू लिक्विड बी, जबकि उसका जो बल्ब है वो बहुत ही डिम लाइट के साथ में ग्लो हो रहा है, और जो ए है उसके थ्रू जब हम उसका टेस्ट कर रहे हैं तो वो वाला बल्ब क्या हो रहा है, तेज़ी के साथ में शाइन हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो गया, इसको कट कर दीजिए। थर्ड ऑप्शन देखिए, बोथ लिक्विड्स आर इक्वली कंडक्टिंग। दोनों ही जो लिक्विड्स हैं वो इक्वली कंडक्टिंग है ऐसा बोला जा रहा है। क्या ये भी पॉसिबल है? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक का जो बल्ब है वो तो बहुत तेज़ी के साथ में जल रहा है और एक का जो बल्ब है वो बहुत ही डिम लाइट के साथ में शाइन कर रहा है। तो ये भी हो गया क्रॉस। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ जो इसका ऑप्शन है, कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड है उनको हम इस तरीके से तो नहीं बता पाएंगे। तो क्या ऐसा है? हम बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। हम बल्ब उस में लगा ही इसलिए रखा है ताकि हम उसका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन को क्या कर पाएँ, टेस्ट कर पाएँ, ठीक है। तो इसका मतलब है जो इसका ऑप्शन ए हमको दिया गया था कि जो लिक्विड ए है वो बेटर कंडक्टर है एज कंपेयर टू लिक्विड बी, वो क्या हो गया है, इस क्वेश्चन के लिए सही हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए को आप लोग करेक्ट कर लीजिए। अब चलिए सॉल्व करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इफ नॉट, व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग? जो प्योर वाटर होता है क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है? ध्यान रखना है यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, प्योर वाटर की, ठीक है। और अगर नहीं कर सकता है तो हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगे। तो देखिए, जो प्योर वाटर होता है उसमें किसी भी टाइप का कोई भी सॉल्ट नहीं होता है, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उसमें कुछ भी थोड़ा सा भी सॉल्ट ऐड कर दिया जाए तो क्या कर पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो यही हो गया सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर। आप लिख सकते हैं, प्योर वाटर डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज it does not have any type of salts. We can add a small amount of common salt to make it conducting. तो आया ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में। अब चलिए सॉल्व करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इन केस ऑफ अ फायर बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर होजेस दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया। एक्सप्लेन व्हाई दे डू दिस। तो क्या होता है कि जहाँ पर कहीं किसी एरिया पे मान लिया इस तरीके से फायर है या फिर आग लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर से यहाँ पर मान लिया ये रहा फायरमैन और इसके पास में कुछ इस तरीके से ये जो पाइप है इसके थ्रू इसको वाटर यहाँ तक सप्लाई करना है ताकि ये आग बुझाई जा सके, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, इस एरिया की जितनी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है तो ये काम शुरू करने से पहले उस जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी सप्लाई है उसको क्या कर देता है, ऑफ कर देता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जो हमको पता है कि इसके थ्रू जो वाटर जाने वाला होगा जिससे कि ये आग को बुझाया जाएगा वो कौन सा वाटर होगा, वो होगा टैप वाटर। और हमको पता है कि अगर ये प्योर वाटर नहीं है यानी कि टैप वाटर है तो इसका ये मतलब है इसमें ये कुछ ना कुछ सॉल्ट्स को क्या करता है, अपने अंदर कंटेन करता है या फिर इसमें सॉल्ट्स होते ही हैं। अब इसमें सॉल्ट्स हैं तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अगर जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई जितनी भी है वहाँ पर अगर वो ऑन रहेगी तो ये हो सकता है कि पानी अगर इधर उधर कहीं पर भी चला जाए, है ना, तो आग बुझने की जगह
आग और ज़्यादा क्या हो सकती है, फैल भी सकती है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा और सबसे ज़्यादा हर्ट या फिर हार्म किसको हो सकता है, जो ये फायरमैन है, क्योंकि यहाँ से जो वायर है या फिर जो पाइप है वो तो इसी के हाथ में है ना, तो इसको ज़्यादा हर्ट या फिर हार्म हो सकता है, या फिर अदर पर्सन्स को भी इस वजह से क्या हो सकता है, हर्ट हो सकता है। इसीलिए वो क्या करता है, फायर को बुझाने से पहले या फिर पानी को वहाँ तक पहुँचाने से पहले उस एरिया की जितनी भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है उसको क्या कर देता है, शट ऑफ कर देता है। ठीक है, तो इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे because the tap water containing some salts can conduct electricity and can hurt firemen and other people too। और इसीलिए जितनी भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है उस एरिया की उसको क्या कर दिया जाता है, ऑफ कर दिया जाता है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला गया है, अ चाइल्ड स्टेइंग इन अ कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो द सी वाटर with his tester. He finds the compass needle deflects more in the case of sea water. Can you explain the reason? तो एक बच्चा है, वो कोस्टल रीजन में रहता है, उसने क्या किया, अपने उसके पास में कुछ टेस्टर होगा, उसके थ्रू वो टेस्ट कर रहा है एक तरफ सी वाटर को और एक तरफ ड्रिंकिंग वाटर को। तो वो ये पाता है कि मैग्नेटिक निडल अगर दोनों ही केसेस में उसके टेस्टर में लगी हुई है तो ये पा रहा है कि जो सी वाटर है उसमें जो मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन दिखा रही है वो ज़्यादा दिखा रही है किसके कंपैरिजन में, जो ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू उसने टेस्ट किया था उस वाटर को, तो उसकी मैग्नेटिक निडल जो डिफ्लेक्शन शो कर रही है उसके कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मान लिया ये रहा सी वाटर, ठीक है, और दूसरी साइड इधर रहा आपके पास में ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि वो बच्चा जो टेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमको ये मालूम है कि जो सी वाटर है वो क्या होगा, वो होगा बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो सी वाटर है वो क्या कंटेन करता है, वो कंटेन करता है मोर सॉल्ट्स। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, इस ड्रिंकिंग वाटर के कंपैरिजन में। और इसी वजह से जब वो टेस्ट करने लगा सी वाटर को और जब वो टेस्ट करने लगा ड्रिंकिंग वाटर को वो बच्चा, तो इस वाले केस में जो टेस्टर है उसकी मैग्नेटिक निडल ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करती है इसके कंपैरिजन में। तो आई ये वाली बात समझ में अच्छे से। अब चलिए इसका एक जो आंसर आप लोग लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं, द सी वाटर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन ड्रिंकिंग वाटर because it contains more salts as compared to drinking water. Hence, the compass needle deflects more in the case of sea water. तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, है ना, और आप लोगों ने अच्छे से इसको समझ भी लिया और आई होप कि आप लोगों ने नोट भी किया होगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th। इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रीशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर? एक्सप्लेन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रीशियन अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करने के लिए किसी बहुत तेज़ बारिश वाले दिन में बाहर जा रहा है तो क्या ये उसके लिए सेफ़ है? एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए, जो रेन वाटर होता है ना, मान लिया ये रहा रेन वाटर, तो ये क्या कंटेन करता है, तो इसमें होते हैं बहुत सारे सॉल्ट्स या फिर कुछ सॉल्ट्स, और ये सॉल्ट्स आते कहाँ से हैं, तो ये सॉल्ट्स आ जाते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर की अलग अलग गैसेस होती हैं उनके मिक्सअप होने की वजह से। मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, इस टाइप की गैसेस इसके साथ में मिलने से इसका जो नेचर है वो एसिडिक या फिर इसमें सॉल्ट्स आ जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के चांसेस की क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, यानी कि ये गुड कंडक्टर बन जाती है या फिर ये कंडक्टिव हो जाती है। ठीक है, और इसीलिए अगर ये क्या कर रही है, ये कंडक्टिव इन नेचर हो रही है जो रेन वाटर है, तो अगर कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क किया जाए बहुत हैवी रेनफॉल के टाइम पे तो वो इलेक्ट्रिशियन के लिए सेफ नहीं होगा, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, उसको हर्ट हो सकता है, उसको हार्म हो सकता है, इसीलिए। ठीक है, तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे नो, बिकॉज रेन वाटर कंटेन्स सम सॉल्ट्स विद इट एंड कैन बिकम कंडक्टिव, so electrician can get hurt if he carry out electrical repairs outdoor during heavy downpour। तो ये वाला क्वेश्चन आया आपको अच्छे से समझ में। अब चलिए सॉल्व करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। पहली had heard that rainwater is as good as distilled water, so she collected some rainwater in a clean glass tumbler and tested it using a tester.
To her surprise, she found that the compass needle showed deflection. What could be the reasons? तो देखिए, अब जो रेन वाटर होता है उसको ऐसा माना जाता है कि वो एकदम प्योर वाटर है, यानी कि एकदम डिस्टिल्ड वाटर है। और प्योर वाटर होने का क्या मतलब है कि उसमें कोई भी किसी भी टाइप का सॉल्ट नहीं होना चाहिए। अब किसी भी टाइप का सॉल्ट नहीं होगा तो उसको जब टेस्ट किया जाएगा तो तब जो डिफ्लेक्शन शो होता है कंपास निडल में, क्या वो शो होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें किसी भी टाइप का कोई सॉल्ट ही नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन जब पहेली ने इसको टेस्ट किया, किसको? रेन वाटर को, जो कि उसने सुना था कि ये तो एकदम डिस्टिल्ड वाटर होता है, तो उसको क्या मिला? उसको जो कंपास निडल थी उसके टेस्टर की वो डिफ्लेक्शन शो करने लगी। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये सेम टू सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था कि जो रेन वाटर होता है वो होने को तो प्योर वाटर ही होता है, लेकिन उसके साथ में क्या मिक्सड अप हो जाते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में उपस्थित गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, या फिर कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं, या फिर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सब जब उसके साथ में मिक्सड अप हो जाते हैं, यानी कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, या फिर उसका नेचर कंडक्टिव हो जाता है। और इसी वजह से जब पहेली ने उस वाटर को टेस्ट किया तो जो मैग्नेटिक निडल है या फिर कंपास निडल है वो क्या शो करने लगी? वो डिफ्लेक्शन को शो करने लगी। तो इसको आप आंसर कैसे करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। आप लिखेंगे डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ सॉल्ट्स। Rainwater is also pure until it gets mixed with some pollutants and gas molecules like nitrogen oxides, sulfur dioxide, carbon dioxide, etc. Because of these pollutants, rainwater become a good conductor of electricity and hence the compass needle shows deflection. तो ये सेम टू सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन की ही जैसा था। अब चलिए सॉल्व करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। तो लिस्ट तो बनानी है ऑब्जेक्ट्स की, ये तो हमको पता चल गया, लेकिन ये इलेक्ट्रोप्लेटेड का क्या मीनिंग है? तो हम लोगों ने जब फर्स्ट क्वेश्चन किया फिल इन द ब्लैंक्स वाला, उसमें भी हमने एक पार्ट उसमें ऐसा देखा था जिसमें हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस की बात कर रहे थे। तो वो प्रोसेस क्या होती है, उसके लिए हमने बात किया था कि जब किसी एक मेटल को प्रोटेक्ट करने के पर्पस से ही जनरली इसका यूज़ किया जाता है, या फिर कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो उस पे एक अदर मेटल की क्या कर दी जाए? प्लेटिंग कर दी जाए या फिर कोटिंग कर दी जाए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। तो आपसे यही बोला जा रहा है कि अपने आसपास की या फिर कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स की आप लोग लिस्ट बना के लिखिए जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से गुजारे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इन लिस्ट के अलावा और भी कुछ ऑब्जेक्ट्स मालूम होंगे या फिर आपको ध्यान में आते हैं, अपने आसपास की आप चीज़ें देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी आप इनकी लिस्ट बना सकते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगी, कुछ आपने खुद से भी उसके नोट्स बनाने हैं। तो देखिए, हम लोगों ने बहुत सारी जगह पर देखा होगा जहाँ पर कहीं भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, या वैसे भी नॉर्मली भी जो आयरन से बनी हुई चीज़ें होती हैं, यानी कि लोहे से बनी हुई चीज़ें होती हैं, वो जल्दी से रस्ट हो जाती हैं या फिर उन पे कुछ लाल लाल से रंग की क्या चढ़ने लगती है? लेयर चढ़ने लगती है। ये तो आपने देखा ही होगा, कोई कील हो, नेल हो, है ना, या फिर आप अलमीरा के जो लॉक्स होते हैं उनको देख सकते हैं, या फिर आप कंस्ट्रक्शन वर्क में देख सकते हैं सरिये वगैरह, इन सब में भी लाल लाल रंग की कुछ लेयर्स ही चढ़ने लग जाती हैं। तो इससे बचाने के लिए, ताकि उसका कोरोजन ना हो या फिर ये रस्टिंग ना हो, इससे बचाने के लिए जो आयरन से बने हुए मटेरियल होते हैं उनमें किसकी प्लेटिंग की जाती है? उनमें जिंक की प्लेटिंग की जाती है। तो आप पहली बात लिख सकते हैं आयरन मटेरियल्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। इनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जिंक प्लेटिंग की ज़रूरत होती है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोरोजन एंड रस्टिंग, ताकि वो ख़राब ना हो, उन पर वो लाल रंग की लेयर ना चढ़े, ठीक है। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल दे सकते हैं ज्वेलरी का, जैसे कि आपकी मदर या फिर आपकी सिस्टर्स या फिर आपके घर में जो भी लेडीज़ हों, वो कुछ अलग अलग टाइप की ज्वेलरी पहनती है। सबकी सब गोल्ड की या सिल्वर की तो नहीं होती हैं, लेकिन उन पर क्या किया जाता है? उन पर उनकी प्लेटिंग की जाती है ना, उन पर वो कोट चढ़ाया जाता है गोल्ड का या सिल्वर का, ताकि वो उसके जैसे दिखने लगे। तो आप सेकेंड एग्जाम्पल दे सकते हैं, सिल्वर एंड अदर मेटल ऑर्नामेंट्स गेट गोल्ड प्लेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? जैसे ऑटोमोबाइल्स, यानी कि कार्स, बाइक्स एटसेट्रा में आप लोग देख पाते हैं कि उनके जो एक्सटीरियर पार्ट्स होते हैं उनको शाइनी बनाने के लिए जो क्रोमियम प्लेटिंग है वो की जाती है, ठीक है। तो आप इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, एक्सटीरियर पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स टू ऑब्टेन अ शाइनी अपीयरेंस क्रोमियम प्लेटिंग कैन बी डन, ठीक है। और
इसके एग्जाम्पल्स में आप दे सकते हैं, जैसे जो स्टील के बर्तन होते हैं, है ना, आयरन टैप्स होते हैं, मेटेलिक अलमीरा होती हैं, ज्वेलरी होती हैं, डोर हैंडल्स होते हैं, इन पर क्या करी जाती है, इनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, यानी कि अदर मेटल्स की इन पर कोटिंग की जाती है, या तो इनको सेफ रखने के लिए, इनको प्रोटेक्टेड रखने के लिए, या फिर इनको शाइनी बनाने के लिए, या फिर अदर रीजंस के लिए भी। ठीक है, तो आपको और भी कुछ एग्जाम्पल्स मालूम हो तो आप साथ ही साथ उनको भी अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। अब चलिए सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे आज के डिस्कशन का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे बोला गया है द प्रोसेस दैट यू सॉ इन एक्टिविटी 14.7। तो एक्टिविटी 14.7 आपकी बुक में दी गई है, आप उसको ध्यान से पढ़िए। देखिए उसमें दिया गया है दैट इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, तो वो कॉपर की प्योरिफिकेशन की प्रोसेस को शो कर रही है। लेकिन अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये पढ़ते हैं। अ थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर एंड अ थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स। तो देखिए इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे। मान लिया ये कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और आप लोग अपनी एक्टिविटी 14.7 भी अभी बुक में उसको ओपन करके रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं उसको। तो आपसे बोला गया है कि इस तरीके से मान लिया ये रही कोई एक थिक रॉड, ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रोड के फॉर्म में ये वाली है थिक रॉड, जो कि क्या शो कर रही है, तो आपसे बोला गया है ये इम्प्योर कॉपर के लिए इस रॉड को शो किया जा रहा है, ठीक है, और एक है यहाँ पर थिन रॉड इलेक्ट्रोड के फॉर्म में ही, ठीक है, और ये थिन रॉड क्या शो कर रही है, तो ये प्योर कॉपर को कंटेन कर रही है, ऐसा कुछ, ठीक है। कॉपर फ्रॉम इम्प्योर रॉड इज सॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू द थिन कॉपर प्लेट। तो ये बोला जा रहा है कि जो ये इम्प्योर रॉड है इससे जो थिन कॉपर रॉड आपको ये नज़र आ रही है या फिर प्लेट नज़र आ रही है, इसकी तरफ को जो कॉपर है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है विच इलेक्ट्रोड शुड बी अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड वाई। तो इन दोनों में से कौन सा जो इलेक्ट्रोड है उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच्ड होना चाहिए और क्यों, ये आपसे पूछा गया है। तो अभी यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बाद में बनाएंगे, क्योंकि ये तो हमको बताना ही है कि कौन सी बैटरी, मतलब कौन से टर्मिनल से हमको कनेक्ट करना है कौन से वाले इलेक्ट्रोड को, ठीक है। तो ये थिक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर इम्प्योर कॉपर है, ये थिन इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर प्योर कॉपर है। तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या की जाएगी, फ्लो की जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जब करंट का फ्लो हो जाएगा तो ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो किस में डिवाइड हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव आयंस और SO4 2 नेगेटिव आयंस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं Cu2 पॉजिटिव आयंस की। अब पॉजिटिव आयन है तो इसका ये मतलब है ये किधर की साइड को जाना चाहिए, ये जाना चाहिए नेगेटिव की साइड को, है ना, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम ये प्योर वाले कॉपर जिस वाले इलेक्ट्रोड में है, यानी कि इसको अगर हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ में जोड़ देते हैं तो इसका ये मतलब होगा कि जो ये Cu2 पॉजिटिव आयन है वो इधर ही साइड को जाके क्या होगा, डिपॉजिट होगा, या फिर इसी के साथ में क्या होगा, जाता रहेगा। अब अगर Cu2 पॉजिटिव आयन इस साइड को जाते हुए डिपॉजिट होने लगेगा, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ क्या होने लगेगा, अट्रैक्ट होने लगेगा, तो यहाँ पर कुछ कॉपर का लॉस हो जाएगा, है ना, इस सोल्यूशन में। और इस सोल्यूशन में जो कॉपर का लॉस हो जाएगा वो कहाँ से फिर आ जाएगा, रीगेन कहाँ से हो पाएगा, वो रीगेन हो पाएगा इस वाले जो इम्प्योर ये जो प्लेट है ना या फिर इलेक्ट्रोड है इसके थ्रू, और इस प्रोसेस के थ्रू ही ये इस तरीके से सिस्टम चलता रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं क्योंकि हमने जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है वो किसके साथ में कनेक्ट किया है, वो कनेक्ट किया है हमने इस वाले इलेक्ट्रोड के साथ में, यानी कि जहाँ पर प्योर कॉपर है उस वाले इलेक्ट्रोड के साथ में या फिर थिन इलेक्ट्रोड के साथ में। तो पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा, जो इम्प्योर कॉपर वाला जो ये इलेक्ट्रोड है इसके साथ में, यानी कि थिक इलेक्ट्रोड के साथ में, ठीक है। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे द थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर शुड बी अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, आपने इजीली इसको सॉल्व कर लिया। एंड आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस आज हमने साथ में डिस्कस किए, यानी कि इस पूरे के पूरे चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज जो हमने आज डिस्कस की वो आपने अच्छे से समझी होगी। आपने साथ ही साथ इसकी खूब सारी प्रैक्टिस भी की होगी इन क्वेश्चंस की, और साथ ही साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे।
सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने कुछ और चैप्टर्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्नो हाफ फ्री है पर बेस्ट है।